डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ ए रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस। रिस्पॉन्स ऑफ ए रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस मास। जैसा कि आप डायनामिक्स ऑफ मशीन में पढ़े होंगे, अनबैलेंस मास, टर्निंग मोमेंट, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ वाइब्रेशन में पढ़ेंगे। बिकॉज ऑल द अनबैलेंस मासेस जनरेट द वाइब्रेशन एंड नॉइज, दैट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल ऑल दिस अननेसेसरी अनबैलेंस वाइब्रेशन। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक इक्वेशन देख लेते हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिकली दिस रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस मास इज द पार्ट ऑफ mechanical vibration under the topic of forced vibration. Forced vibration, that means a system consists of a spring, damper and mass, and we apply a harmonic force F sin omega t. Then we have already obtained this equation, and this equation has the solution xc plus xp. तो ये हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला था, और इस सॉल्यूशन के आधार पे ही हम लोग फाइनल एम्पलीट्यूड निकाले थे। फाइनली एम्पलीट्यूड निकाले थे। ये हमारा एम्पलीट्यूड निकला था A इक्वल टू, और F बाई के आया था इक्वेशन। यहाँ से XS जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन निकाल करके हम यहाँ पे A बाई XS निकाले थे, और फाइनली यहाँ पे A का एक इक्वेशन आया था जो हमें अभी भी ज़रूरत पड़ेगा बार बार। तो इसको हम लोग जस्ट एक रिवाइज करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि बेसिकली अनबैलेंस मास कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एनी मशीन हैविंग ए रोटर, सपोज कीजिए कि ये शाफ्ट है एंड इट हैज़ ए रोटर। इफ़ इट हैज़ रोटर देन इट इज कॉल्ड रोटेटिंग मशीन, लाइक टरबाइन एंड आईसी इंजन्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। आईसी इंजन में भी हम लोग देख चुके हैं कि इस तरह से कुछ हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, और ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में स्प्रिंग और डैम्पर यूज करते हैं टू रिड्यूस दी और टू एलिमिनेट दी वाइब्रेशन अप टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट। दैट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंस इन सच ए सिस्टम अकर्स व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रोटर डज नॉट coincide with the center of rotation of this shaft. That means कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है बॉडी का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का, दैट मस्ट coincide to make it neutral, otherwise it will generate the unbalanced masses. The distance between axis of rotation and the center of gravity is called eccentricity. यदि कोई डिस्टेंस है, जैसे इसका एक्सिस ये है और मास हमारा ये हो गया, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द इसेंट्रिसिटी। एंड मास एक्टिंग एट ए डिस्टेंस E, जो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा मास एक्ट होना चाहिए था यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन आ गया यहाँ पे, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड E, और यहाँ जो मास एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड ME, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक मास। ए रोटेटिंग मशीन सपोर्टेड ऑन ए स्प्रिंग that you can see here, this rotating motion is supported on the spring and damper, including eccentric mass m and the angular speed w radian per second. This is rotating mass. K and C, this is the spring and damping coefficient C. The system may assume to have single degree of freedom because it moves only in one direction. Let the eccentric mass is m naught. This mass is m naught. Make an angle of omega t with the reference axis. This is the reference axis. At any moment, vertical displacement is given by this vertical displacement. Vertical
displacement is given by x plus e sin omega t. Reason being that x is its original displacement and e sin omega t is due to the eccentric mass, due to this eccentric distance. Now the centrifugal force of eccentric mass will be m naught omega square into e. This force can be resolved into two components, that is the vertical component and horizontal component. Vertical component is of much significance, which acts as equivalent excitation and can be expressed as, this is the basically x dot velocity, and this vertical component is expressed as m naught e omega square sin omega t, and this will be your horizontal component. Now we can write the differential equation. This is the basically foundation. This is the foundation. Now we can write the equation of the differential equation. Here we can write differential equation m minus m naught. It will be very much similar to the characteristics equation, but this is the unbalanced mass that will change the equation. d square x by dt square plus m naught d square by dt square x plus e sin omega t plus kx plus cx dot, that is dx by dt equal to 0. Now this can be again arranged m minus m naught x double dot plus m naught x double dot, just I have differentiated this equation, minus m naught omega square e साइन ओमेगा टी, क्योंकि ध्यान दीजिए साइन एक बार पहले कॉस होगा, फिर चूँकि डबल डिफ्रेंशिएशन है तो फिर कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस के एक्स प्लस सी एक्स डॉट इक्वल टू 0. फाइनल इक्वेशन विल बी लाइक दिस वन, एम एक्स डबल डॉट, क्योंकि एम एक्स एम नॉट एक्स डबल डॉट और ये इक्वेशन ये दोनों कैंसिल होगा, तो इक्वेशन बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एम नॉट ओमेगा स्क्वायर ई साइन ओमेगा टी. दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जहाँ पे फोर्स्ड वाइब्रेशन का हम लिए थे, this equation can be compared with this equation. आप देख रहे होंगे कि this equation can be compared with this equation. तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या है, f साइन ओमेगा t. तो f के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. दैट मीन्स दिस वाज द हार्मोनिक फोर्स एंड दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. तो f इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू एम नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू ई. दिस इज दी बेसिकली कंपेयर्ड इन कंपेरिजन टू द हार्मोनिक फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. दैट मीन्स दिस इज द एक्साइटेशन फोर्स, एक्साइटेशन force on the system. Now to find the amplitude of this force, we will derive equation. Instead of deriving the equation, we have already derived this equation for the value of A. We have already derived here equation. This equation can be used there directly. f के जगह पे जो हमने यहाँ पे निकाला m नॉट ओमेगा स्क्वायर ई, हम डायरेक्ट इस f के जगह पे यही वैल्यू रखेंगे. तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो
ए इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा, एम नॉट ई ओमेगा स्क्वायर बाई के अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2e ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर और ये होल टू द पावर। अब यहाँ पे हम जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, या ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल ऑब्टेन ए इक्वल टू, अब इस एम नॉट ई ओमेगा स्क्वायर बाई के को हम यहाँ नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसको यदि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एम नॉट ई एम से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये एम नॉट ई ओमेगा स्क्वायर बाई के तो था ही, इसको एम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और एम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एम बाई के, यहाँ पे इस m बाई के को ओमेगा n इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट बाई के बाई एम, तो ओमेगा n का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, के बाई एम, इस के बाई एम के जगह पे हम यूज करेंगे ओमेगा n स्क्वायर, और इस m नॉट ई ओमेगा स्क्वायर बाई एम को इधर हम ले लिए, ध्यान दीजिए, m नॉट ई ओमेगा स्क्वायर बाई एम को हम इधर ले लिए, सॉरी ओमेगा स्क्वायर उधर ही रहने दीजिए, तो a इक्वल टू अब क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा तो था ही ऑलरेडी, ये ओमेगा n आ गया का स्क्वायर अपन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस डब्लू बाई डब्लू एन का स्क्वायर प्लस 2e ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बन गया फाइनल, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन, ये जो हमने इक्वेशन 1 निकाला था, इसका सॉल्यूशन हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया एम्पलीट्यूड। अब इसको और डिराइव करके देख लेते हैं। एट रेजोनेंस पे क्या होता है, एट रेजोनेंस W इक्वल टू डब्लू एन, तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A अपॉन एम नॉट ई अपॉन एम इक्वल टू 1 अपॉन 2e। अब ध्यान दीजिए, जब वहाँ पे हम निकाले थे इक्वेशन फॉर द हार्मोनिक फोर्स, तो सेम यही इक्वेशन आया था, A अपॉन एफ बाई के, ऐसा कुछ इक्वेशन आया था 1/2e, ये हमारा इक्वेशन वहाँ आया था। तो दैट इज़ वेरी मच सिमिलर। नाउ फॉर दिस वन वी कैन फाइंड tan phi, वी कैन फाइंड tan phi। तो tan phi इक्वल टू भी जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2e W अपॉन डब्लू एन अपन 1 माइनस W बाई डब्लू एन का स्क्वायर। ये भी इक्वेशन आपके पहले वाले इक्वेशन से वेरी मच सिमिलर है। अब इसको फाइनल सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो क्या निकलता है, XC प्लस XP, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। तो ये A बाई एम नॉट ई अपन एम, ये इक्वेशन हमारा निकल गया। तो अब यहाँ पे निकालेंगे आप, तो ये फाइनल इक्वेशन जो बनेगा हमारा, तो ध्यान दीजिए, A1 e टू दी पावर माइनस ई ओमेगा टी, ओमेगा एन आएगा, ओमेगा एन टी कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस फाई टू, यहाँ फाई टू हमने अनबैलेंस मास के लिए ले लिया, प्लस इसी में प्लस एम नॉट ई ओमेगा स्क्वायर बाई के, ये एक्सपी का वैल्यू अब निकल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल रूट का होल स्क्वायर प्लस 2e ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द x। नाउ व्हाट वी डू हियर, बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस सॉल्यूशन के हेल्प से, इस जो सॉल्यूशन हमने निकाला x इक्वल टू एक्स सी प्लस बी, और ये हमने निकाला है A अपन एम नॉट ई बाई एम, और यहाँ पे W बाई डब्लू एन है।
तो यहाँ पे हम क्या इस ध्यान दीजिए A बाई एम नट E बाई एम को विथ फ्रीक्वेंसी रेशियो, और ये क्या है इधर फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो कैन वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू W बाई WN विथ फ्रीक्वेंसी रेशियो फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग रेशियो। अब डैम्पिंग रेशियो भी हमारा आया था ई का वैल्यू हमारा आया था क्योंकि इसमें ई भी इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिए डैम्पिंग रेशियो ई। तो यहाँ पे चेंजिंग विद द वेरियस वैल्यू ऑफ ई वी कैन फाइंड ए ग्राफ हियर। अब ग्राफ जो है आप ध्यान दीजिए, दिस इज योर बेसिकली ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन जो निकला था हमारा, एक बार और इक्वेशन यहाँ लिखना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इक्वेशन क्या निकला था, x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, और यहाँ पे a1 e टू द पावर माइनस ई ओमेगा एन टी। इसको इतना बार आप लिखिए कि याद हो जाए आपको, 1 माइनस ई स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस 5 प्लस एम नट ई ओमेगा स्क्वायर बाई के अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2e ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। नाउ देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स इन द फाइनल इक्वेशन। जब हम लोग निकाले थे, ये आप ध्यान दीजिए, a बाई एम नट ई बाई एम, तो ये हम लोग w बाई डब्ल्यू एन। अब इसको इस ओमेगा बाई ओमेगा एन के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं, दिस इज द ओमेगा बाई ओमेगा एन एंड दिस इज a बाई एम नट ई अपॉन एम। तो ये दोनों का जब हम ग्राफ निकालते हैं, कर्व बिटवीन दिस फेज एंगल एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो इज दिस वन। नाउ जस्ट वी कैन सी हियर, जैसे जैसे वैल्यू डैम्पिंग रेशियो का, दैट मीन्स कि यहाँ पे ई का वैल्यू जब 0 होगा, फिर 0.1 0.2 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, और जब फाइनल ई इक्वल टू 1 निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन आपका कुछ कर्व इस तरह से आ रहा होगा। ये सारे कर्व आफ्टर द वैल्यू ऑफ W बाई डब्ल्यू एन 4 जब इसको लेंगे तो उसके बाद ये सब डिमिनिश होने लगते हैं, सब एक जगह कन्वर्ज होने लगेंगे। डैम्पिंग फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल during resonance in controlling the amplitude because it reduces the value of amplitude. We have already obtained this equation. This equation we have already obtained. When the value of W is very small, as compared to Wn, it is known as low speed system. For a low speed system, the value of A by m naught E upon m tends to 0 for the very low value of W. At very high speed, the effect of damping seems to be negligible. At comparison, it shows the peak amplitude occurs to the right of resonance 1 because both are equal. That means you can see here the maximum amplitude is occurring only at the resonance point. Now again we can see, considering this reciprocating mass here, by considering this reciprocating mass, it is equivalent a mass of reciprocating part m naught. This is suppose m naught, this is the crank, this is the connecting rod L, there is 2 spring k by 2 and this is the C, and the total mass of the engine including reciprocating mass is m, crank angle
is phi, crank length and the reciprocating length crank length rod is E and connecting rod length is L. Inertia force due to reciprocating mass m naught can be written as here F equal to m naught E omega square sin omega t plus E by L sin omega t, sin 2 omega t. This equation is being already studied into dynamics of machine. If E is very small, you can see here, if E is very small in compared to L, second harmonic of the above equation can be written E by L sin 2 omega t. This value can be ignored and the exciting force F becomes equal to m naught E omega square sin omega t. That means if E is very small, this term can be ignored, which is the same for the unbalanced rotating mass. Hence, for a small value of eccentricity, the previous analysis of rotating unbalance is applicable everywhere. I think you have understood this reciprocating and rotating unbalanced system. That means rotating and reciprocating both depends on the eccentricity, and basically eccentricity is the center of gravity of the mass and distance between center of gravity of the whole system and the axis of rotation. That means there is, तो यहाँ पे अब कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया होगा कि यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल सिस्टम एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड कर जाए, देयर विल बी नो अनबैलेंस फोर्स एट ऑल. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है. इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड full concept of mechanical vibration. In the next video, I will go through the support motion. Thank you very much.